बाधित पौधे के ऊपर शक करती है और फिर वो दूसरे अच्छे पौधे के ऊपर जाती है, तो उस अच्छे पौधे को भी जब शक करती है तो इनके जरिए, इनके पैर के जरिए, इनके जो शक करने वाली जो सामने वाली नोक है उसके जरिए वो दूसरे पौधे में पहुंच जाती है और उस पौधे के पेशियों के ऊपर ये विषाणु की जो पेशियां है वो प्रवेश कर लेती है। और जैसे ही वो प्रवेश कर लेती है, कुछ दिन तक वो ऐसे ही पड़ी रहती है। और जब पौधे में वातावरण के बदलाव से तनाव आता है तो इस तनाव की स्थिति में ये जो पड़ी हुई विषाणु की पेशी है वो अपना रंग दिखाना चालू करती है कि अगल बगल का प्रोटीन इकट्ठा करके आपके पौधे के पेशियों को बोलती है, डीएनए को बोलती है कि मैं भी इसमें से ही एक पेशी हूं। और फिर हमारा डीएनए का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उससे वो एंटर करके वो अपने जैसी करोड़ों पेशियां शरीर में बनाती है और फिर सारे शरीर को अपने कब्जे में लेके उनकी ओन खुद की जो गोत्र वाली पेशियां थी उसको खत्म करती है और अपने जैसी यानी वो विषाणु जैसी पेशियां पूरे शरीर में बढ़ा देती है। और विषाणु की पेशी में अंदर कोई डीएनए स्ट्रक्चर होता नहीं है, वो खाली होता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि इसको खुराक कैसे बनाए, ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है, जड़ों के लिए क्या किया जाता है, उसको कुछ पता नहीं है। और ऐसी पेशियां विषाणु जन्य जब शरीर में बनती है और उसके आरएनए जब बनते हैं तो पौधे पीले होते हैं, छोटे पत्ते आते हैं, खाना लेना बंद कर देते हैं, अटक जाते हैं, ये समस्या आती है। और फिर पौधा में उखाड़ के फेंकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्रकार की बीमारी, ये जो बीमारी है विषाणु जन्य, इसको खत्म करने के लिए आज तक पृथ्वी के ऊपर कोई भी प्रकार की दवाई बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि जो विषाणु होता है ये विषाणु की खुद की एक खासियत होती है, इसका जो आकार यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, इसका काम करने का तरीका, ये वो कुछ ही मिनटों में अपने आप में बदलते रहते हैं कंटिन्यूसली। अभी वो लंबी दिखती है तो कुछ समय में गोल दिखेगी, कुछ समय में स्क्वायर हो जाएगी, कुछ समय में लंबी स्क्वायर हो जाएगी, कुछ समय में वो पतली हो जाएगी, कुछ समय के बाद वो अपना रंग चेंज करके, बिहेवियर चेंज करके अपना अस्तित्व चेंज कर देगी। तो इसकी वजह से उसको मारने के लिए ज्यादा परेशान हो रहा है। इसको मारने के लिए जैसे कि समझिए सामने से अगर कोई शत्रु आता है, दिखता है तो उसको मार सकते हैं। वो अगर अभी शेर दिख रहा है, कुछ समय में लोमड़ी बनता है, कुछ समय कुत्ता बनता है, कुछ समय में चूहा बनता है, तो कुछ समय में और कुछ बनता है, तो उसको मारना मुश्किल हो जाता है। ये काटी से मारे, बंदूक से मारे, मिसाइल से मारे, कैसे मारे, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और साइंस कौन सी दवाई बनाए? शेर के लिए बनाए तो बंदूक बना सकते हैं, चूहे के लिए तो काटी ही ठीक है। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उस बीमारी को सही ढंग में अपने खेतों से भगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने काम करना जब शुरू किया, साइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टीम उसके पीछे लगी, लोगों की रिसर्च की टीमें उसके पीछे लगी, यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर काम किया और फिर एक कंक्लूजन जो आया कि जैसे हमने देखा, आपने भी देखा होगा, जो हमारे पास जब किसी आदमी के, हमारे घर के आदमी को जब कोरोना होता था तो हम उसको आइसोलेट करते थे। क्या करते थे? आइसोलेट करते थे और आइसोलेट करके उसको बहुत अच्छा सा हेल्दी खाना खिलाते थे। आप तो साधु संत आदमी हैं, यहाँ नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे ही किसी को कोरोना की बीमारी पता चली तो सुबह 3 अंडे, दोपहर को मटन, शाम को 3 अंडे, रात को फिर मच्छी, 14 दिन तक उसको इतना नॉनवेज खिलाते थे कि भी उसका 5-6 टन 7 किलो 8 किलो 10 किलो वजन बढ़ना ही बढ़ना है। तो बीमारी के बाद तो उसके गाल भी ऊपर आ जाते थे। ये क्यों हुआ था? क्योंकि कंक्लूजन क्या था कि जब ये बीमारी आती है तो इसको मारने के लिए अपने शरीर की पेशी उसको मार सकती है। कैसे मार सकती है? कि हमारा ओरिजिनल डीएनए जो है, ये डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए कि ये गलत है, फंसाने वाली सेल है, इसको बढ़ाओ मत। ये इसको डेवलप करने के लिए हमारे डीएनए को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे, एनर्जी दे। जब इसको ऊर्जा और एनर्जी देते हैं तो हमारा डीएनए फिर एक जगह पे रिस्ट्रक्चराइट होता है और वो रिस्ट्रक्चराइट होके
अपने शरीर में से आरएनए, जो वायरस के आरएनए है, उसको शरीर से बाहर कर देता है, यूरिन से बाहर कर देता है, हमारे सांसों से बाहर कर देता है, हमारे गोधन जो है उससे बाहर कर देता है, और उससे हमारे शरीर में से ये पेशियां खत्म हो जाती है, और हमारी ओरिजिनल जो डीएनए है उससे ओरिजिनल आरएनए बनते हैं, फिर हम तंदुरुस्त बनते हैं, फिर हमारे काम हमें समझ में आते हैं कि हम कौन है, क्या खाना चाहिए, क्या डाइजेस्ट करना चाहिए, समझ में आता है। ऐसे ही केले में अगर किसी किसान के खेतों में एक दो पौधे में सीएमवी वायरस की सिम्टम्स दिखती है, तो उनको सबसे पहले ये काम करना है कि उन जो दिखे हुए जो भी पेड़ पौधे हैं उनको पूरी तरह से विटामिन युक्त फीड देना है, ड्रेंचिंग करना है। तो 2, 5, 10 पौधों में जो भी बीमारी है वो 2, 5, 10 पौधे तक ही रहती है, आगे बढ़ती नहीं है। और इसके लिए करना क्या है कि आपको जब फर्टिगेशन का आपके पास अगर ड्रिप है तो ड्रिप से विटामिन वाला फीड आपको लगातार 4-4 दिन में 3 से 4 डोज चलाने हैं, और इसके ऊपर के स्प्रे में आपको विटामिन की जो भी चीज है वो लेनी है। साथ ही जो वेक्टर है, चूसिया है, इसको फैलाती है सारे खेत में, उसको रोकना है। जैसे हम उसको रोकते हैं और नीचे से और स्प्रे पे विटामिन वाला फीड देते हैं, तो कुछ ही दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि पिछले साल जब कोविड था तो हमने ऑनलाइन मीटिंगें लगाई थी, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, तो लाखों की तादाद में किसान ये सीएमवी से बाधित हो रहे थे, उनकी खेती बाधित हो रही थी। तो हमने उनको 4 ड्रिप के एप्लीकेशन और 2 स्प्रे लिखवाए थे। उसके बाद बीच में जो 4-4, 5-5 छोटे-छोटे पत्ते आए थे वो छोड़ के फिर नए पत्ते आए, और उसमें नॉर्मल बियान भी हुई, और उससे कटाई होकर अभी माल कट के भी निकल गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वायरस आ गया तो मरना ही है, ऐसा नहीं है। कोविड हुआ तो मर जाते हैं, ऐसा शुरू में लगता था, लेकिन बाद में जब उसके ऊपर ट्रीटमेंट चली, कुछ सही ढंग के ट्रीटमेंट की सिस्टम चली, तो उसके बाद कोविड आया गया, किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं आई। बात सही है कि गलत है? हमें कॉन्फिडेंस आया कि कोविड पूरी तरह से हमारे शरीर से निकल सकता है। यहाँ बैठे हुए किसी को भी कोविड होके गया भी होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं हुआ होगा। किसी को समझ में आया, किसी को आया भी और गया भी, समझ में भी नहीं आया। जो हेल्दी थे उनको समझ में भी नहीं आया। बात सही है कि गलत है? तो सीएमवी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीएमवी आते ही उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करनी है, ज्यादा कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले उसको विटामिन वाला फीड दीजिए, जैसे कि उसके आरएनए और डीएनए की बदलाव हो जाए और ओरिजिन में वो आ जाए, और अपने शरीर से जो विषाणु की सेल है, पेशियां है, उसको वो मार के खत्म करेगा, बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है? वो पूरी तरह से बड़ा होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय में हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला है, पौधा दिखा उखाड़ो फेंक दो, पौधा दिखा उखाड़ो फेंक दो, और पौधा देखा उखाड़ो फेंक दो, फेंकेंगे कितना? क्योंकि जो दिखता है, एक पौधे में जब आपको सीएमवी दिखता है, तब जो दिखने की अवस्था में आता है, तब तक उसने आपके खेतों के 200-400 पेड़ों में अपना घर बनाया होता है। उसमें दिखता नहीं है खाली, क्योंकि वो अभी भी वो क्या हुआ, सस्पेक्ट में है, अभी वो आरएनए बनाने की प्रोसेस में होता है, तब तक वो दिखाता नहीं है। लेकिन जहां पे दिखा वहां पे उसने खुद के आरएनए बनाए। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है पीछे? और समझ में भी आ रहा है ना? तो हम समझते हैं कि जो दिखा उसको उखाड़ा फेंका, लेकिन जो दिखते नहीं है वो ऐसे पौधे का क्या करेगा? उसमें भी ऑलरेडी एंटर है, सिम्टम्स नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि आपके उस पौधे के अंदर की जो ओरिजिनल आरएनए है वो उसकी वायरस वाले आरएनए को बढ़ने नहीं देगी, इसलिए दिखता नहीं है। जब ट्रेस आता है, बारिश अचानक से निकल जाती है, गर्मी अचानक से बीच में बारिश में बढ़ जाती है, या फिर बारिश खत्म हो गई, गर्मी आनी शुरू हो जाती है, पेड़ खाना मांगते हैं, उस वक्त में आपके काफी पौधे दिखने शुरू होंगे। और ये सीएमवी का सबसे ज्यादा दिखने का समय होता है अगस्त की 15-20 तारीख के बाद, जब मौसम खुलना चालू हो जाता है, उसके बीच में सितंबर के आखिर तक आपको सीएमवी के ज्यादा से ज्यादा पौधे जो भी दिखने हैं वो दिख जाते हैं। बात सही है कि गलत है? ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये समय ऐसा आता है कि बारिश में पौधों में पेशियों का विकास ज्यादा नहीं होता है, नेचुरल कंडीशन अच्छी होती है, प्लांट हेल्दी रहता है, ग्रोथ करता है।
लेकिन जब गर्मी आती है बारिश के बाद तो खाना ज्यादा मांगता है और उस वक्त ही पेड़ के ऊपर तनाव बनता है और उस तनाव में वायरस की पेशियां अपना रंग बढ़ा देती है, कब्जा बढ़ा देती है और ओरिजिनल हमारी पेशियां टूट जाती है और उस वक्त उसके सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीएमवी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि बड़ी नहीं होती है, वो हो जाती है। आपको सही ढंग का ट्रीटमेंट उसको करने की आवश्यकता है। हमारे जो लोकल जो यहाँ के अधिकारी है उनके पास भी उसकी ट्रीटमेंट की सिस्टम है। हमारी यूट्यूब पे भी उसके कुछ साइंटिफिक वीडियो भी हमने कुछ 2 साल पहले ही डाल के रखे हैं, उसको भी आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे कैसे वो बढ़ता है। उसका स्ट्रक्चर भी हमने उस वीडियो में दिखाया गया है। ठीक है, दूसरी एक सवाल आपका जो आया था जिनका सीएमवी का कॉमन था, उसके बाद हमारा एक सवाल था कि पेड़ पे लगाए कि नहीं लगाए। लगाए तो हमारी समस्या है कि पेड़ का पौधा चलता नहीं। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि पेड़ का पौधा नहीं चलता है? चलता है सर, पौधा नहीं चलता है ऐसा नहीं जी, पौधा तो बढ़िया ही चलता है जी। जो घास होता अच्छा, समस्या घास की है। बेड पे और फ्लैट पे डिफरेंस क्या है? बेड और डिफरेंस देखिए, हमने तीसरी बार वापिस दोहरा रहे हैं कल से कि बेड जिस किसानों ने अपने खेतों में ड्रिप लगाई, क्या लगाया? ड्रिप लगाई। जिनके खेतों में ड्रिप लगी, जो भी फसल करनी है बेड में करनी है, क्योंकि ड्रिप और बेड ये एक संग 2 टेक्नोलॉजी है। अगर ड्रिप और निक या फ्लैट में अगर जाते हो, क्योंकि अगर केला आपने फ्लैट पे लगाया और ड्रिप खींची, क्या खींचा? ड्रिप खींचा, तो ड्रिप में होता क्या है कि ड्रिप में पानी जो दिया जाता है वो बूंद बूंद से दिया जाता है। कैसे देते हैं? बूंद बूंद से देते हैं। और बूंद बूंद से जब पानी जाता है तो ड्रिप का पानी के साथ हवा भी जमीन में लेके जाता है। क्या लेके जाता है? हवा भी लेके जाता है। और खुला पानी, फ्लड इरिगेशन जो होता था पहले, वो फ्लड इरिगेशन क्या करता था? पानी अंदर प्रेशर से जाता था और हवा को बाहर निकालता था। ये दोनों में एक दूसरे का उल्टा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? फ्लड का पानी जमीन को प्रेस करता है, उसकी वजह से जमीन फूलती नहीं और उससे जमीन में एक्सेस हवा नहीं जाती है, ज्यादा हवा नहीं जाती है, जितनी चाहिए उतनी रहती है। और ड्रिप का पानी जमीन को फुला लेता है। क्यों फुलाते हैं? क्योंकि बूंद बूंद अलग गिरती है और उसकी वजह से जाते समय निचला जो बूंद का जो सरफेस होता है वो जाड़ा होता है और ऊपर छोटा होता है, तो जाते समय वो हवा को लेके अंदर हैमर करके नीचे अंदर ले जाता है। और जैसे ही हम बूंद बूंद गिराते हैं तो जमीन क्या हो जाती है? जमीन क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो फूल हो जाती है, ये क्या होती है? जमीन में हवा का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। और जब भी 25% से ज्यादा जमीन में हवा हो जाती है, 25% से ज्यादा जमीन में हवा हो जाती है, तभी जड़ों के ऊपर एक चार्ज होता है, एक लिम्पेड होती है। और इस लिम्पेड में प्लांट के जड़ों के ऊपर एक चार्ज होता है, वो होता है अल्कली चार्ज। वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और जड़ें काम करना छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बारिश का समय जब बढ़ता है तो जड़ें ऊपर की तरफ हवा में चली आती है, करेक्ट है? और जैसे ही हवा में चली आती है वो काम करना छोड़ के काला पड़ के वो खत्म हो जाती है। शुरू में व्हाइट दिखती है, कुछ दिन के बाद देखते हैं तो ब्राउन होके धीरे धीरे काला होके वो खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? जड़ें जो है हवा में नहीं बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि बेड से बाहर आती है जड़, नीचे बाहर अपना मुंह निकालती है तो काली होके वहां के वहां रुक जाती है। रुक जाती है कि नहीं रुक जाती? क्यों नहीं रुकती है वो? क्योंकि जड़ों का विकास होने के लिए जो उसके ऊपर चार्ज होता है वो मिट्टी के अंदर पानी के मॉइस्चर कंडीशन में ही बना रहता है। अगर वहां हवा ज्यादा हो गई तो वो चार्ज न्यूट्रल हो जाता है और चार्ज जैसे न्यूट्रल हो जाता है जड़ें काम करना छोड़ देते हैं और पौधा खाना लेना बंद कर देता है। इसीलिए अगर ड्रिप है और फ्लैट है तो जमीन में पानी के साथ जो हवा जाएगी वो बाहर कहां से आएगी? आप समझ रहे हो? जमीन में ड्रिप के साथ जो पानी अंदर जाएगा, अंदर गई हवा बाहर कहां से आएगी? जमीन तो फ्लैट है। इसीलिए अगर आप ड्रिप का प्रयोग करते हो
तो आपको बेड के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेड को जो दोनों तरफ के एयर कर्टन होते हैं, दोनों तरफ के जो एयर कर्टन होते हैं, जब इधर से बूंद बूंद हवा पानी डालती है तो बूंद पानी हवा लेके नीचे जाती है तो एयर कर्टन से हवा दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है और वो बेड हवा को क्या करता है, एयर कर्टन से बाहर निकालता रहता है। और दूसरा, इसकी एक दूसरी भी मजेदार स्थिति है। अगर बेड में से जैसे ही पानी भरा गया, हवा को बाहर निकाला गया ड्रिप से, तो कुछ घंटे के बाद जो कम से कम हवा चाहिए और पानी को ऊपरी कक्षा में लेना है, जैसे कि आप ध्यान थोड़ा दिमाग में जोर लगा के सोचो या वहां पे खेत में जाके अपना मन लगाओ और समझो, जब ड्रिप का पानी बूंद बूंद डालता है तो पानी में फैलाव नहीं होता है और ड्रिप बंद करके जब घर आते हो दूसरे दिन जाके देखो वो सरफेस पे आके फैला होता है। बात सही है कि गलत है? जब पानी चलता है तो फैलता नहीं, पानी बंद होता है तो फैलता है। तो ये क्या स्थिति है? ये क्या सिस्टम है नेचर की? तो ये सिस्टम ऐसी है, अगर आपके पास बेड है तो शुरू में पानी नीचे उतरता जाता है और नीचे जाके हवा को सप्रेस करता है, यानी नीचे जाके कंप्रेस और सप्रेस करता है और फिर वो हवा नीचे बेड के निचले हिस्से में खुद को ऐसा कंप्रेस करके रहती है और पानी जैसे ही बंद हो जाता है, बाहर के एयर कर्टन से और हवा अंदर आती है और जो वेदर का जो हवा का जो प्रेशर है ये बेड के बगल से नली में यानी नाली में नीचे जाता है और नाली से कहां पे भर जाता है? बेड में भरता है और निचले हिस्से से पानी को दबा के ऊपर के सरफेस की तरफ फेंक देता है। इसीलिए ये ड्रिप का पानी चालू है तब तक नीचे जाता है, बंद होने के बाद हवा उसको उठा के कहां फेंकती है? सरफेस पे फेंकती है और ये सरफेस पे फेंकते ही जड़ों के कक्षा में पानी का मॉइस्चर बनता है और जड़ों में खाद और बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ करने के लिए आसानी होती है। अगर आपने सरफेस फ्लैट प्लेन पे लगाया, इस पे लगाया, प्लेन पे लगाया, तो जमीन में हवा जाएगी कहां से? पानी को उठा के लाएगी कहां से? और ये पानी का निकाल ऊपर आएगा कहां से? समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया? तो ड्रिप है तो बेड ही चाहिए, अन्यथा ड्रिप फायदे से ज्यादा नुकसान करेगी। फायदे से ज्यादा क्या करेगी? नुकसान करेगी। क्यों नुकसान करेगी? क्योंकि पानी अंदर जा गया तो अंदर ही लॉक हो जाएगा। वो बाहर लाने के लिए जो हवा के एयर कर्टन चाहिए वो फ्लैट सरफेस जमीन में नहीं है। तब आपको मजा कब आती है? जब आप खेड़ करते हो, खेड़खाड़ करते हो, तब पौधे और आराम से बढ़ते कि नहीं बढ़ते? तो आपको लगता है खेड़ करना अनिवार्य है और फिर एक अच्छा काम करते हैं कि जमीन को खेड़ते हैं तो अटकी हुआ पानी और हवा निकल जाता है और पौधे बढ़ना चालू हो जाते हैं और दूसरा जो सपोर्ट करने वाले जड़ें हैं उसको काट देते हैं। तो ये एक अच्छा काम हुआ, एक दूसरा बुरा काम भी हुआ कि आपने जो सपोर्ट खड़ा रहने के लिए जो जड़ें थी उसको काट लिया। तो अच्छा काम क्या कि ग्रोथ के लिए उसको जमीन को हल्का किया तो ग्रोथ हुई, लेकिन दूसरा गलत काम क्या हुआ? जो पौधों में पहली बार जो जड़ें दूर तक जाने वाली सपोर्ट करने वाली जड़ी थी उसको काट लिया, आपकी बैल की खेत ने काट लिया। तो इसीलिए बेड पे क्यों लगाना है? क्यों? क्योंकि बेड के अलावा ड्रिप का खेती करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल सब चीजों को आपको 100% फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो ड्रिप और बेड एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। कैसे होता है? जब हम केला लगाते हैं या कोई भी पपैया लगाते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं, तो लगाते ही शुरू में जो जड़ें आती है, केले में समझिए 7 जड़ें आती है, 6 से 7, जिसको हम बोलते हैं रनर रूट्स, जो कि 9 से 11 फुट दूर जाती है। कितना जाती है? आलस आ रही है, आलस, चौराहे पे बैठने का समय है ये, थोड़ा आलस, थोड़ा तालियां बजाइए ना, वातावरण स्वच्छ हो। तालियां अच्छी बजती है तो आलस निकल जाता है। अच्छी तालियां बजाइए प्लीज। होता कैसे है? शुरू में केला 7 स्थिति से भागता है। इस 7 स्थिति में से बीच की स्थिति आती है, वो आती है 18 दिन से 47 डेज तक। वो क्या करता है?
कि अपनी जो आखिर के दिन तक जो खड़ा रखने के लिए पेड़ को 50 किलो 100 किलो नुंगर को खड़ा रखने के लिए जो आधार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ऐसे जड़ों को वो विकसित करता है खेतों में। और वो समय होता है 18 दिन से 47 डेज। और इस समय में आप 3 बार उल्टा पीछे सीधा अपना बैल चलाते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, तो ये जड़ें भागना शुरू करते हैं, तभी आप काट लेते हो। और थोड़ा इधर उधर से भागते तभी वहां से भी काट लेते हो। तो आपको मन में भरता नहीं, तो आड़ा काटते काटते ड्रिप को खींच के टेढ़ा भी काटते हो और पूरी तरह से उसको क्या करते हो, बिना सपोर्ट ही खड़ा कर देते हो। और फिर आपको लगता है कि अभी इस साल मुझे वजन लेना है तो टेका लगाना पड़ता है। अरे हमारे पास किसान 55-60 केजी के नुगर लेते हैं, कभी उन्होंने टेका नाम की चीज सुनी भी नहीं है, तो आपको ही टेका क्यों लगता है? आपके सिस्टम में गड़बड़ है। क्योंकि जो इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी पेड़ अपने बोल मजबूत है जो खड़ा हुआ है, उसको खड़ा करने की आप क्यों चेष्टा कर रहे हो? वो अपने आप में एक पेड़ है, वो अपने आप को जानता है कैसे खड़ा रखना है। उसको नेचर ने सब कुछ चीजें वो दी है कि वो अपने शरीर को संभाले। लेकिन हम क्या करते हैं, सिस्टम को गलत तरीके से ले जाके इस्तेमाल करके उसकी जो सपोर्ट है उसको काट लेते हैं। इसलिए अगर हम 18 दिन से 47 दिन तक वहां खेड़ ना करे तो उसके जो मेन सपोर्ट करने वाले जड़े हैं वो 9 से 11 फुट तक दूर जाके अपनी सपोर्ट को खड़ा करते हैं। तब जाके कितने भी पवन चले, कितना भी बड़ा नुंगर आए, वो जमीन में जाके टेकेगा, लेकिन टूटेगा नहीं, उचकेगा नहीं। क्यों नहीं उचकेगा? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है, 11 फुट दूर तक की है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लैट पे लगाते हैं, एक बार आड़ा एक बार टेढ़ा, और मन नहीं भरा तो फिर एक बार आड़ा एक बार टेढ़ा। तो इससे क्या, एक भी जड़ नहीं बची। जो भी जड़ें बची वो खाने वाली फीडर रूट बचे, पौधा तो बढ़ेगा लेकिन सपोर्ट नहीं रहेगा। इसीलिए हमें बेड पे लगाना है। अभी बेड कैसा होना चाहिए? बेड यानी सोने की जगह, जहां हम फैलते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। उसका एक 2.5 फुट 3 फुट का एक चौड़ाई वाला एक सिस्टम होता है, वो उसको बेड बोलते हैं। हमारा बेड यानी क्या, इतना। और फिर साहब को गाली बोलेंगे, साहब ने बेंचत बोला बेड करने के लिए, मैंने किया, मेरे केले की सब माँ बहन हो। अरे साहब की क्या गलती है? आपने बेड बनाया नहीं, आप समझे ही नहीं बेड किसको बोलते हैं। हम बार बार बोलते हैं, हमारे ऊपर तो इतनी टिकटें फटती है, काफी टिकट फटती है, क्योंकि बेड यानी इतना इतना बेड, इसको हम पारा बोलते हैं। ये बेड नहीं होता है। बेड यानी कम से कम 32 इंच चौड़ा होना चाहिए, इतना।